नमस्कारः। ॐ धन्वन्तरये नमः। ॐ अश्विभ्यां नमः। परम पूज्य वैद्याचार्य अनंत धर्माधिकारी जी एवं वैद्याचार्य अभिजीत श्राफ जी के चरणों में नमन। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है संसर्ग सन्निपात। संसर्ग सन्निपात का ज्ञान करना दोष प्रकोप एवं स्वतंत्र परतंत्र का भेद जानने के पश्चात आवश्यक है। इससे हमें दोषों की अंशांश कल्पना का भी ज्ञान होता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि संसर्ग द्विदोषज को एक ही समझा जाता है और सन्निपात एवं त्रिदोषज को एक ही समझा जाता है, परंतु जब हम अष्टांग हृदय और चरक संहिता में दिए गए ज्वर प्रकरण का अवलोकन करते हैं तो हमें संसर्गज ज्वर भी मिलता है, द्विदोषज ज्वर भी मिलता है, सन्निपातज ज्वर भी मिलता है, त्रिदोषज ज्वर भी मिलता है। तो इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि संसर्ग और द्विदोषज, सन्निपातज और त्रिदोषज, इनमें भिन्नता है, ये अलग अलग कल्पना है। तो आज हम संसर्ग सन्निपात को समझने का प्रयास करेंगे और उसी अनुषंग से द्विदोषज और त्रिदोषज क्या है इसको भी स्पष्ट करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम जो है संदर्भ देखेंगे चरक संहिता विमान स्थान छठा अध्याय और 11वां सूत्र। यह सूत्र हमने देखा था स्वतंत्र परतंत्र के अनुषंग से, इसको शुरू से पढ़ेंगे। तत्र अनुबंध कृतो विशेषः स्वतंत्रो व्यक्त लिंगो यथोक्त समुत्थान प्रशमो भवति अनुबंध्य तद विपरीत लक्षण तु अनुबंधः। यहां पर पहले अनुबंध्य और अनुबंध के बारे में बताया है। अनुबंध्य क्या है कि जो स्वतंत्र है, अर्थात जिसके लक्षण स्पष्ट हैं, जो अपने हेतुओं से उत्पन्न होता है और अपनी चिकित्सा से शांत होता है, वह स्वतंत्र है। और इससे विपरीत जो परतंत्र है उसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, वह अपने हेतुओं से उत्पन्न नहीं होता और अपनी चिकित्सा से शांत नहीं होता। यहां तक हमने देखा था। अब इसके बाद संसर्ग और सन्निपात का विवरण है। तो कहते हैं अनुबंध्य लक्षण समन्वित तत्र यदि दोषा भवन्ति तत् त्रिकम सन्निपातम आचक्षते द्वयम वा संसर्गम। तो कहते हैं जब तीन दोष अर्थात वात पित्त और श्लेष्मा त्रिदोष जब अपने अपने हेतुओं से विकृत होते हैं, अपने अपने हेतुओं से प्रकोपित होते हैं, तब उसको हम जो है सन्निपात कहते हैं। अर्थात तीनों दोषों का जब स्वतंत्र प्रकोप होता है, वे अपने हेतुओं से उत्पन्न होते हैं, तब उसको हम जो है सन्निपात ऐसा कहते हैं। और किन्हीं दो दोषों का वात पित्त, पित्त श्लेष्मा अथवा वात श्लेष्मा, इस प्रकार से किन्हीं दो दोषों का अगर स्वतंत्र प्रकोप होता है तो उसको हम संसर्ग ऐसा कहते हैं। इसको फिर से समझेंगे कि अगर त्रिदोषों की विकृति है और तीनों दोष अपने अपने हेतुओं से प्रकोपित हुए हैं, स्वतंत्र प्रकोपित हुए हैं, तो उसको हम सन्निपात कहते हैं। और अगर किन्हीं दो दोषों की विकृति है और वे दोनों दोष अपने अपने हेतुओं से विकृत हुए हैं, अर्थात स्वतंत्र प्रकोपित हुए हैं, तो उसको हम संसर्ग ऐसा कहते हैं। तो त्रिदोषज और द्विदोषज क्या है? जब तीन दोषों की विकृति है और उन तीन दोषों में से एक, दो अथवा तीनों दोष परतंत्र प्रकोपित हुए हैं, तो उसको त्रिदोषज कहते हैं, उसको सन्निपात नहीं कहते हैं। और द्विदोषज क्या है कि जब दो दोषों की विकृति है और उन दो दोषों में से एक दोष अथवा दोनों दोष परतंत्र प्रकोपित हुए हैं, तो उसको हम द्विदोषज ऐसा कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर तीन दोषों की विकृति हुई है, त्रिदोषों की विकृति हुई है, वे तीनों दोष अगर अपने अपने हेतुओं से प्रकोपित हुए हैं, उसको हम सन्निपात कहते हैं। इन्हीं तीन दोषों में से अगर एक दोष अथवा दो दोष अथवा तीनों दोष परतंत्र प्रकोपित हुए हैं, तो उसको हम त्रिदोषज ऐसा कहते हैं। अगर दो दोषों की विकृति है और वे दोनों दोष स्वतंत्र प्रकोपित हुए हैं, तो उसको संसर्ग कहते हैं।
अगर उन दोनों में से एक दोष अथवा दो दोष परतंत्र प्रकोपित हुए हैं तो उसको हम द्विदोषज कहते हैं। तो स्वतंत्र प्रकोप होता है तब संसर्ग और सन्निपात कहा जाता है, और जब परतंत्र प्रकोप होता है तब उसको द्विदोषज अथवा त्रिदोषज ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर यह क्लियर हो गया कि संसर्ग द्विदोषज नहीं है, सन्निपात त्रिदोषज नहीं है। इसीलिए व्याधियों में किसी व्याधि में संसर्ग दिया रहता है और किसी व्याधि में भेद में हमें द्विदोषज देखने को मिलता है, कहीं पर सन्निपात देखने को मिलता है और कहीं पर त्रिदोषज देखने को मिलता है। तो जो हमने परतंत्र दोष प्रकोप के कई सारे उदाहरण पिछले व्याख्यान में देखे थे, उनसे जो दोष प्रकोप होता है वह द्विदोषज त्रिदोषज इस प्रकार से दोष प्रकोप करता है। और जब दोष स्वतंत्र प्रकोपित होते हैं तब वे संसर्ग और सन्निपात को उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि संसर्ग और सन्निपात होता किस प्रकार है, संसर्ग कैसे होता है और सन्निपात कैसे होता है। तो इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे चरक संहिता विमान स्थान 6 अध्याय 10वां सूत्र। यह सूत्र अभी जो हमने सूत्र देखा है उसके ऊपर का ही सूत्र है। प्रायः शारीर दोषाणाम एक अधिष्ठान्यानाम सन्निपातः संसर्गो वा समान गुणत्वात् दोषा ही दूषणई समानः। अर्थात जो अधिष्ठान है, जो शरीर है, उसमें जो वात पित्त और श्लेष्मा है, उनका संसर्ग और सन्निपात होता है वह किस प्रकार होता है, समान गुणत्वात्, समान गुण के कारण, दोषा ही दूषणई समानः। दूषणई अर्थात जो हेतु हैं, जो द्रव्य हैं, जिन हेतुओं का सेवन किया जाता है, उनके समान गुण के कारण दोषों का संसर्ग एवं सन्निपात होता है, और ये अंशात्मक रूप में जो है होता रहता है। इसलिए हमें दोषों की अंशांश कल्पना का यहाँ पर विचार करना पड़ता है। हम इसको उदाहरण के से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे दधि है, तो दधि सेवन जो है आम प्रदोषजन्य व्याधि हो, प्रमेह हो, कुष्ठ हो, सबका हेतु कहा है, और इसका जो है नित्य सेवनीय नहीं कहा है, और सब जगह इसको शत्रु ही माना है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दधि है उसमें उसके गुण जो है तरतम से उपस्थित है। उदाहरण के लिए जैसे उसमें स्निग्ध गुण है, गुरु गुण है, पिच्छिल गुण है, अभिसंधि गुण है। तो ये गुण होने से वह श्लेष्मा का प्रकोप करती है, और दधि में द्रव गुण होने से, उष्ण गुण होने से और स्निग्ध गुण होने से वह पित्त का प्रकोप करती है। तो दधि श्लेष्मा और पित्त का प्रकोप करती है, वृद्धात्मक प्रकोप करती है, एवं इन्हीं गुणों के होने से, वात के विपरीत होने से, ये जो गुण अभी हमने कहे हैं, ये वात के विपरीत होने से वात का क्षयात्मक प्रकोप होता है। तो इस प्रकार से पित्त और श्लेष्मा का वृद्धात्मक प्रकोप एवं वात का क्षयात्मक प्रकोप होने से त्रिदोषों का प्रकोप होता है, और ये अंशात्मक सन्निपात का उदाहरण है। जो दधि सेवन है वह अंशात्मक सन्निपात करता है। इसी का एक और उदाहरण देखेंगे, जल। जल जो है, अगर हम अधिक मात्रा में जल का सेवन करते हैं तो इससे अंशात्मक संसर्ग होता है। जो जल है वह अपने द्रव गुण से पित्त और श्लेष्मा की वृद्धि करके उनका वृद्धात्मक प्रकोप करता है, उनके अंशात्मक गुण वृद्धि करता है, जिससे अंशात्मक संसर्ग होता है। और इसी में अगर हम शीत जल का सेवन करते हैं, शीत जल के अत्यधिक सेवन से क्या होता है कि त्रिदोषों का प्रकोप होता है। वह किस प्रकार से होता है, उसमें अंशात्मक सन्निपात होता है, अर्थात तीनों दोषों की अंशात्मक गुण वृद्धि होती है। अर्थात द्रव गुण से पित्त और श्लेष्मा की वृद्धि होती है एवं शीत गुण से वात की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से त्रिदोषों का अंशात्मक गुण वृद्धि होने से सन्निपात होता है, और ये अंशात्मक सन्निपात और संसर्ग के उदाहरण हैं। अब इसी को हम और स्पष्ट करते हुए टीका देखेंगे। टीका में आया है, यथा ही अम्लम लवणम कटु च पित्तकरम। यहाँ पर मधुर आदि जो रस हैं, षड रस से संसर्ग सन्निपात किस प्रकार होता है उसका वर्णन किया है। पहले वे कहते हैं अमल, लवण और कटु जो है पित्तकर हैं। फिर उसके बाद कहते हैं तत्र अम्लम स कफम पित्तम करोति,
अर्थात जो अमल रस है वह कफ के साथ साथ पित्त की भी वृद्धि करता है, अर्थात पित्त का भी वृद्धात्मक प्रकोप करता है। तो ये अंशात्मक गुण वृद्धि करता है। पित्त के गुणों में अंशात्मक वृद्धि होने से अंशात्मक संसर्ग होता है। उसी प्रकार से लवणम च सपित्तम कफम करोति, जो लवण रस है वह पित्त के साथ साथ कफ को भी प्रकोपित करता है, अर्थात कफ का भी वृद्धात्मक प्रकोप अंशात्मक रूप में करता है। और फिर कहते हैं कटु तु सवातम पित्तम करोति, जो कटु रस है वह वात की तो वृद्धि करता ही है, साथ साथ में पित्त की भी अंशात्मक रूप में वृद्धि करता है। अंशात्मक गुण वृद्धि होने से यह अंशात्मक संसर्ग है, ऐसा कहा जाता है। तो यह हमें मधुर आदि रसों के जो अत्यधिक सेवन किया जाता है उसमें भी हमें संसर्ग और सन्निपात का उदाहरण देखने को मिलता है। अब इसके आगे हम टीका फिर आगे पढ़ेंगे। तथा वसंतः श्लेष्मकार को अपि आदानत्वेन वात पित्ते च करोति। यहाँ पर अब ऋतुओं का वर्णन है। वे कहते हैं तथा वसंतः श्लेष्मकारक, अर्थात जो वसंत है वह श्लेष्मा प्रकोप का ऋतु है, उसमें श्लेष्मा का प्रकोप होता है। और फिर कहते हैं अपि आदानत्वेन, अदान काल होने के कारण वात पित्ते अपि च करोति, वात पित्त का भी अंशात्मक संचय होता है, अंशात्मक रूप में गुण वृद्धि होती है, जिससे त्रिदोष विकृति का काल बन जाता है। इसीलिए वसंत ऋतु को त्रिदोष विकृति का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें पित्त और वात इनका अंशात्मक रूप में गुण वृद्धि होकर संचय होता है और श्लेष्मा का प्रकोप होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो इसलिए यह त्रिदोष विकृति का काल है। और इसके बाद कहते हैं तथा वर्षास्वपि पित्त चीयमानम शर्दी प्रकुप्य, अर्थात जो पित्त है वह वर्षा ऋतु में संचय होता है और शरद ऋतु में प्रकोपित होता है। फिर कहते हैं कफ अनुगतमेव कुप्यति, यहां पर कफ का भी अनुबंध रहता है, क्योंकि वर्षा में द्रव गुण बड़ा रहता है तो कफ का भी अनुबंध साथ में रहता है। उसके बाद कहते हैं तथा ग्रीष्मो वात चयम रूक्षत्वेन, रूक्ष गुण के कारण ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है। उष्णत्वेन मनाक पित्त चयमपि, फिर कहते हैं जो उष्ण गुण है उसके कारण मनाक अर्थात अल्प मात्रा में पित्त चयमपि करोति, जो पित्त है उसका भी संचय अल्प रूप में अल्प मात्रा में पित्त का संचय ग्रीष्म ऋतु में उष्ण गुण के कारण होता है। तो यह भी अंशात्मक संसर्ग का उदाहरण है। तो इसीलिए जो ये वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु हैं, इन तीन ऋतुओं को साधारण ऋतु कहा है। तो साधारण ऋतु का अर्थ ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी, साधारण ऋतु का यहाँ पर अर्थ है कि जहां पर अंशात्मक सन्निपात और संसर्ग देखने को मिलता है, जहां पर अंशात्मक संसर्ग और सन्निपात होता है, इसीलिए ये तीन ऋतु शोधन के लिए उत्तम कहे हैं। तो इसीलिए इन तीन ऋतुओं में जो है शोधन क्रिया की जाती है। तो यहाँ पर अंशात्मक संसर्ग और अंशात्मक सन्निपात के हमने उदाहरण देखे। संसर्ग और सन्निपात किस प्रकार से होता है यह समझने का प्रयास किया कि जो हेतु के स्वभाव हैं, हेतु के जो गुण हैं, जो हेतुओं का सेवन किया जाता है, उनके समान गुण के होने के कारण वे दोषों के अंशात्मक गुणों में वृद्धि करते हैं। गुणों की अंशात्मक वृद्धि होने से उनका अंशात्मक संसर्ग एवं सन्निपात होता है, जिससे कि आगे चलकर व्याधियों की उत्पत्ति होती है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम व्याधि के अनुषंग से समझने का प्रयास करेंगे गुल्म में। तो अब हम जाएंगे चरक संहिता चिकित्सा स्थान 5वां अध्याय, गुल्म चिकित्सा अध्याय, उसका 6वां और 7वां सूत्र है। उसकी टीका है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 5वां अध्याय 6वां और 7वां सूत्र, उसकी टीका तत्र कफजे स्वतंत्रो वृद्धः कफा पित्तजे स्वहेतु वृद्धम स्वतंत्रम पित्तम। यहां पर कहते हैं कफज गुल्म के अंदर जो कफ है वह स्वतंत्र प्रकोपित होता है, जो पित्तज गुल्म है उसमें पित्त जो है स्वतंत्र प्रकोपित होता है। सन्निपाते च यथोक्त गुणों पित्त कफौ, और जो सन्निपातज गुल्म है उसमें पित्त और कफ स्वतंत्र प्रकोपित होते हैं। और इन सबको
स्वतंत्र प्रकोपित हुआ वात जब उनका आश्रय करता है, उससे जो है इनकी उत्पत्ति होती है। अर्थात कफज गुल्म में वायु और कफ ये स्वतंत्र हैं, पित्तज गुल्म में पित्त और वायु ये स्वतंत्र हैं, सन्निपातज गुल्म में तीनों स्वतंत्र हैं। तो यहां पर इनका स्वतंत्र होने के कारण जो कफज गुल्म है वह संसर्गज गुल्म है, और जो पित्तज गुल्म है वह भी संसर्गज गुल्म है, क्योंकि इनमें कफ और वायु, पित्त और वायु ये स्वतंत्र प्रकोपित हुए हैं। सन्निपात में तीनों स्वतंत्र प्रकोपित हुए हैं। और इसके बाद जो है वातज गुल्म है। वात गुल्मे तु स्वतंत्र प्रकोपितो वायु, इसमें वायु जो है स्वतंत्र प्रकोपित हुई है, और वह प्रकृतिस्थो पित्त कफ उद्धूय गुल्मम करोति इति नेयम, और वह प्रकृतिस्थ पित्त और कफ को आश्रय करती है, तो वात गुल्म की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो वायु है वह स्वतंत्र प्रकोपित हुई है वात गुल्म में, और पित्त और कफ का परतंत्र प्रकोप हुआ है। तो यह त्रिदोषज गुल्म है। अर्थात यहाँ पर सन्निपात नहीं कहेंगे, तीनों दोषों की विकृति है, परंतु दो दोष परतंत्र प्रकोपित हुए हैं, एक दोष स्वतंत्र प्रकोपित हुआ है। तो स्वतंत्र प्रकोपित हुआ वात जब पित्त और कफ को आश्रय करता है तो उसको हम त्रिदोषज गुल्म, वातज गुल्म ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें संसर्ग सन्निपात का अंशांश कल्पना के आधार पर ज्ञान करना चाहिए। तो हमें समझ में आया कि जो संसर्ग है और जो सन्निपात है, जो द्विदोषज है और जो त्रिदोषज है, उनमें क्या भेद है। अर्थात जब तीनों दोषों की विकृति होती है और तीनों दोष स्वतंत्र प्रकोपित होते हैं तो उसको सन्निपात कहते हैं। उन तीनों दोषों में से एक, दो अथवा तीन दोष परतंत्र प्रकोपित होते हैं तो उसको त्रिदोषज कहते हैं। जब दो दोषों की विकृति होती है और वे दोनों स्वतंत्र प्रकोपित होते हैं तो उसको हम संसर्ग कहते हैं। और उन दोनों दोषों में से अगर एक अथवा दोनों दोष परतंत्र प्रकोपित होते हैं तो उसको द्विदोषज कहते हैं। तो इस प्रकार से संसर्ग, द्विदोषज, सन्निपात और त्रिदोषज का भेद समझते हुए, अंशांश कल्पना का विचार करते हुए, जो दोषों की अंशात्मक गुण वृद्धि होती है उसका विचार करते हुए, अंशात्मक रूप में संसर्ग सन्निपात किस प्रकार होता है इसका विचार करते हुए चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिए। धन्यवाद।